नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि हम जानते हैं, आज जो अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित का पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मैथ्स और आप बीएससी ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हैं या आप बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो वह उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर देखें। और साथ ही जो हमारे पुराने व्यूवर हैं वो भी जानते हैं कि ये अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ्स को लेकर ये बनाई जा रही कक्षाएँ हैं। तो आप पिछली हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट ज़रूर करें। वहाँ हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की 2 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। मैं आपको 2 मिनट लगा के उसका रिवीजन करवा देता हूँ। पहली क्लास में हमने जाना कि लूप क्या होता है। लूप जब आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो तो लूप के बाद मोनोइड के बाद हमने ग्रुप और ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। सेकंड क्लास में हमने काफ़ी सारी एग्जाम्स वगैरह करी, प्रॉपर्टीज़ करी, साइक्लिक ग्रुप के बारे में जाना। और आज ये क्लास हमारी क्लास 3 है, जो कि हमारे सब ग्रुप उप समूह पर आधारित रहेगी। उप समूह की कंप्लीट थ्योरी हम यहाँ पढ़ेंगे। और अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले समझने के लिए उप सब ग्रुप को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हमें याद होनी चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजी को हमें डेवलप करना है। तो उसी के लिए मैंने सबसे पहले ग्रुप का कॉम्प्लेक्स सम्मित्र है ना, सम्मित्र समूह का सम्मित्र, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। एक ग्रुप जी का कोई अरिक्त है ना, एक ग्रुप है जी जिसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय है ना, सब ग्रुप सबसेट है ना, सबसेट एच है, ठीक है। और जी कॉम्प्लेक्स या समूह सम्मित्र कहलाता है। कब कहलाएगा? कहलाने के लिए उसमें कुछ क्या है, ऑपरेशन देना पड़ेगा। क्या संक्रिया उसमें कुछ लगानी पड़ेगी। तो संक्रिया को कैसे समझा जा सकता है? देखिए, माना एक ग्रुप जी स्टार है, जी स्टार एक ग्रुप ले लिया का स्वेच्छ कॉम्प्लेक्स, स्वेच्छ आर्बिट्रेरी क्या है, आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स सम्मित्र है एच। तब कब होगा? जब ये इन मैथमेटिकल टर्म्स को फॉलो करेगा। एक बार इन्हें देख लीजिए आप अच्छे से, कौन कौन सी, कि फॉर ऑल ए बी जो होगा, एलिमेंट ए बी जो होंगे वो एच में होंगे, ठीक है। ऐसे ही ए बी, अब सब ग्रुप है ना वो किसका, जी का, तो ए बी किस में भी होंगे, जी में भी, ठीक। अब 3 कंडीशंस हैं, कौन कौन सी, ए बी, एक संक्रिया बी जी में होगी, या तो ए संक्रिया बी एच में होगी, और या तो ए संक्रिया बी एच में नहीं होगी। ए संक्रिया बी एच में नहीं होगी मतलब वो ए संक्रिया बी ए जी में है ना। तो इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ फॉर्मेशन बनता है जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है ग्रुप्स का। और उसी ग्रुप के कॉम्प्लेक्स में से हमें क्या निकालना है, सब ग्रुप निकालना है। एक बार और समझ लीजिए आप, भाई एक ग्रुप है अपने पास जो जी है, कोई अरिक्त समुच्चय उपसमुच्चय एच है। और एच को कब कहा जाएगा, समूह किस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनाएगा, उसमें एक इंड्यूस कर देंगे, क्या, संक्रिया, इंड्यूस कंपोजिशन या ऑपरेशन इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस करने के बाद कोई आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स हमें मिलेंगे, सम्मित्र मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जो किन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, इन कंडीशन को मैथमेटिकल में ए बी एच में होगा, ए बी जी में होगा, यानी दोनों में होंगे। और संक्रिया जो लगेगी वो ए बी ए, इसको स्टार बी, या तो ए स्टार बी एच में या ए स्टार बी एच में ना हो। एच में ना हो मतलब यहाँ हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा, उसी में से हमें सब ग्रुप निकालना है। और ये लाइन पढ़ लीजिए, यदि ए स्टार बी एच जी में संयोजन स्टार के लिए स्थिर कहलाता है, स्थिर कहलाता है, तो हम कह सकते हैं कि जी में संयोजन एच में एक संयोजी प्रेरित करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो जी और एच है, अगर उसमें स्टार इंड्यूस हो जाता है तो उसी स्टार इंड्यूस होने के लिए वो स्टार जो इंड्यूस हो रहा है, जो संक्रिया एच में जी में इंड्यूस हो रही है वो एच में भी इंड्यूस होगी, ठीक है। उपसमूह, अब इसी डेफिनेशन को कॉम्प्लेक्स में से बहुत सारे जब ग्रुप वगैरह बन चुके हैं, किस तरीके से संक्रिया वगैरह देख लिए, उसी में से हम क्या निकालेंगे, उपसमूह। उपसमूह कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा, किसी ग्रुप जी का कोई कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया, इस तरीके से मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन वगैरह करके रखे ना, ठीक है।
G एक उपसमूह कहलाता है कब? यदि H समूह G का द्वारा प्रेरित संक्रिया का समूह हो। देखिए यही तो है प्रेरित संक्रिया। प्रेरित संक्रिया जो G में लग रही है वो किस में लगेगी? H में, है ना। और एक था नहीं लगेगी, तो इस वाले को क्या करेंगे? हटा देंगे। अगर ये स्टार H में लग रहा है, यानी ये संक्रिया जैसे प्लस हो माइनस हो वह H के एलिमेंट्स के लिए भी लागू हो रही है, तब तो क्या कहलाएगा? अपना उपसमूह। अगर वो स्टार H के लिए लागू नहीं होगा, H के लिए लागू नहीं रहेगी, तो तब क्या कहलाएगी? वो उपसमूह नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स में क्या था? कॉम्प्लेक्स में दोनों तरह के थे कि उपसमूह भी थे और जो उपसमूह नहीं थे वो भी है। ठीक है, अब कंप्लीट आपको थोड़ा थोड़ा ये विजुलाइज हो रहा होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं और हमें क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात, देखो किसी ग्रुप सब ग्रुप देख ली, उपसमूह की परिभाषा, किसी ग्रुप G का कोई कॉम्प्लेक्स H, ठीक वैसे ही कॉम्प्लेक्स H है तो G एक उपसमूह कहलाता है। कब कहलाएगा? यदि H समूह G द्वारा प्रेरित संक्रिया, ये संक्रिया कौन सी प्रेरित है? स्टार वाली, है ना, के लिए समूह हो। और समूह को हम जानते हैं, समूह क्या है? ग्रुप। और ग्रुप की क्या क्या एग्जाम्स है? साहचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम, है ना। अगर इन तीनों कंडीशंस को पूरा करेगा तो वो समूह, और समूह किस में? बाइनरी ऑपरेशन स्टार में रहेगा। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि समूह किसे कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है समूह के प्रकार की। समूह या तो उचित होगा या अनुचित होगा। अनुचित को विषम या निरर्थक, है ना, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर कैसे होगा? प्रॉपर देखिए, प्रत्येक समूह G जिसकी कोटि 2 या 2 से अधिक है, कोटि हम जानते हैं, कोटि निकालना, 2 या 2 से अधिक है, के कम से कम 2 उपसमूह होते हैं। कम से कम 2 उपसमूह जरूर होते हैं। देखिए कौन कौन से? एक तो वो खुद, कौन सा होगा एक उपसमूह? एक तो वो खुद होगा, या होगा E यानी तत्समक, उसका तत्समक, है ना। तो या तो खुद होगा या उसका तत्समक होगा। अगर केवल 2 ही उसके क्या हैं? क्या है? अगर केवल 2 ही उसके समूह हैं, उपसमूह है, सॉरी, अगर केवल 2 ही उसके समूह उपसमूह हैं तब तो वो कहलाएगा हमारा उचित। अगर केवल 2 ही हैं तब तो क्या कहलाएगा? उचित, सॉरी अनुचित, अनुचित। ठीक है, G इसके विषम उपसमूह होते हैं। ठीक है, तब केवल 2 ही हैं, ओनली 2 हैं तो क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर, अनुचित या विषम। और 2 या 2 से अधिक हों तब वो उपसमूह क्या कहलाएगा? हमारा उचित। ठीक है, एक बार और कंप्लीट स्लाइड्स को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र बनाएं। किस तरह के? बहुत सारे ग्रुप्स बनाएं, ग्रुप्स के सब ग्रुप्स बनाएं। सब ग्रुप नहीं, कॉम्प्लेक्स कहेंगे उन्हें, क्योंकि सब ग्रुप्स तो हम निकालेंगे उसमें से। कॉम्प्लेक्स बनाए जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स थे। किस तरह के? कि एक इंड्यूस किया था बाइनरी ऑपरेशन, स्टार को H में लगाया, कुछ स्टार H में लगा, कुछ में नहीं लगा, तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेशन बने किसके? कॉम्प्लेक्स के। कॉम्प्लेक्स ग्रुप का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ग्रुप का कॉम्प्लेक्स में से हमने क्या निकाल लिया? सब ग्रुप। सब ग्रुप कैसे निकाला? कि जो स्टार इंड्यूस किया गया था वो किस में हो? H में भी लग जाए, है ना, H, तो वो क्या कहलाएगा? उसका सब ग्रुप। सब ग्रुप उपसमूह। अब उपसमूह 2 प्रकार के, उचित, अनुचित। उचित के लिए क्या किया? उचित अगर केवल 2 ही उसके सब ग्रुप हो, 2 में कौन कौन से? एक तो खुद और एक उसका तत्समक। एक तो खुद, एक उसका तत्समक, क्योंकि ग्रुप के लिए तत्समक होना जरूरी है उसमें, तो खुद और उसका तत्समक। ठीक, तब तो वो कहलाता है क्या है? अनुचित। और इनके अलावा जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? इनके अलावा अगर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उनमें सब ग्रुप, तब वो क्या कहलाएगा? हमारा उचित, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो साथियों एक एग्जाम्पल लेते हैं और कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप को समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके मैंने सामने लिख दिया है, एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप। कैसे समझेंगे? देखो हमारे पास कंप्लीट नंबर है, नंबर सिस्टम, जितना भी नंबर सिस्टम है उसको एक कंप्लीट आप क्या मान लीजिए? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे मान सकते हैं? कि उसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, जो ग्रुप्स नहीं है वैसे भी, और कई सारे सेट्स वगैरह सब तरह के मिल जाएंगे। अब उसमें क्या किया? उसमें एक तरीके से एक इंड्यूस की संक्रिया। संक्रिया किस तरह से इंड्यूस की? जैसे मान लीजिए मैंने प्लस वाली संक्रिया इंड्यूस की, यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या लगा दिया? प्लस, यानी जोड़ना।
अब देखिए जोड़ना, तो सबसे बड़ा जो सेट निकल के आया पहले R प्लस यानी रियल नंबर। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ गए, जो कि रेशनल है और इरेशनल है, इस तरह के काफ़ी सारे नंबर मुझे मिल गए। तो ये नंबर ऑफ सिस्टम में से सबसे पहले निकल के क्या आया, रियल नंबर। तो रियल नंबर किसका सेट हो गया, नंबर्स का, जो कि किसके लिए या जो कि प्लस के लिए क्या है, संक्रिया दे रहा है। ठीक, प्लस के लिए ये है ग्रुप है। ठीक वैसे ही अब R प्लस को ले लें, उसके सब ग्रुप बनाए, तो ग्रुप कैसे बना सकते हैं कि Q प्लस रेशनल नंबर ले लिया, एक Z प्लस इंटीजर नंबर पूर्णांक ले लिए, इस तरीके से अलग अलग सब ग्रुप्स उसमें निकाल सकते हैं। और सब ग्रुप इंड्यूस क्या करनी है, इंड्यूस करनी है, हमें प्रेरित करनी है बाइनरी ऑपरेशन प्लस को, है ना। ये गुणन के लिए भी हो सकता है, और ये इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स दे देगा, तो एलिमेंट्स में से हमें कुछ एलिमेंट्स अलग दे देंगे, और उसमें हमें क्या देखना है, उस संक्रिया का प्रयोग देखना है। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन दोनों ग्रुप्स में लग रहा है और कोई बड़ा ग्रुप छोटे का सब ग्रुप है, तभी हम कह सकते हैं कि ये इसका सब ग्रुप है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत सारे सेट्स ग्रुप्स वगैरह हैं। ठीक, जो पिछली स्लाइड पे था उसका सार ये। तो अब नेक्स्ट आगे पढ़ना है हमें कॉम्प्लेक्स के गुण व प्रॉपर्टीज, सारे सब ग्रुप्स के गुण। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के देख लेते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो किसी समूह G, है ना, G क्या है, कोई समूह है, अपना ग्रुप है, जिसके लिए H, K, L ये तीन उसके क्या हो गए, सब तीन उसके कॉम्प्लेक्स हो गए, है ना। कॉम्प्लेक्स जो कि इंड्यूस H को स्टार को फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यही है ना कॉम्प्लेक्स में। और ग्रुप में क्या था, वो स्टार जो रहेगा, स्टार मतलब बाइनरी संक्रिया, वो उसे फॉलो करनी ही चाहिए। तो H, K, L के लिए निम्न गुण किए जा सकते हैं, यानी निम्न प्रकार से दो कंडीशन है जो कि फॉलो करता है, फॉलो करेगा। कौन कौन सी, H, K, L और H, K, L, इसे हम जानते हैं क्या है, या कोष्टक यहाँ है, यहाँ है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, तो यह कह सकते हैं कि साहचर्यता को फॉलो करेगा, साहचर्यता, है ना, एसोसिएटिव नेचर रहेगा किसका, जब H, K, L उसके कॉम्प्लेक्स सम्मित्र में होंगे GK में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं H, K का इन्वर्स कर दूं, H, K का प्रतिलोम लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, K इन्वर्स यानी K का प्रतिलोम और H का प्रतिलोम अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ H, K था, तो प्रतिलोम दोनों का प्रतिलोम लेके गुणा करके दोनों का प्रतिलोम लेंगे, तब क्या निकलेगा, K का इन्वर्स और H का इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब यहाँ घात से कम, प्रतिलोम से ज़्यादा है ना। ठीक है, नेक्स्ट है HG का उपसमूह हो तो, और H क्या है, G का उपसमूह, यानी H छोटा है G बड़ा है, तब क्या होगा, H इन्वर्स, H का जो भी प्रतिलोम होगा वो खुद भी H होगा, साथ ही H इंटू H करेंगे, H इंटू H किया तब भी H आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसे नहीं दिखेगी हमें, ये दिखेंगी जब अपने पास क्वेश्चन आएगा, है ना, कि वहाँ H का क्या है और H के एलिमेंट्स क्या इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो खुद H आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब हमें बिल्कुल आसानी से ये दिख जाएंगे। ठीक है, अभी आप ये लिखिए और जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इन्हें थ्योरम्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अपने लिए थ्योरम्स का भी काम करेगी। तो मैं इनको P1 P2 से करता हूँ। पहले P1 देख लीजिए, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपसमूह हो, है ना, उपसमूह होना चाहिए, तो उपसमूह होगा तो कौन कौन सी कंडीशन, पहली बात H का जो तत्समक आइडेंटिटी, H की जो आइडेंटिटी है वही अवयव G का तत्समक होगा, यानी H की जो आइडेंटिटी है वह G की भी क्या रहेगी, आइडेंटिटी। क्या लिख सकता हूँ मैं कि H एंड G की जो आइडेंटिटी है, इसे लिखते हैं आइडेंटिटी, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। यही कहने का मतलब हुआ ना इसका, कि H का जो तत्समक है वही अवयव G का भी तत्समक होगा। हमने अभी देखा क्या लिया था मैंने, कंप्लीट नंबर ले लिया, नंबर सिस्टम, रियल नंबर ले लिया प्लस के लिए। अब प्लस के लिए जो रियल नंबर की आइडेंटिटी रहेगी वो 0 है, और वही पूर्णांक के लिए भी, प्लस के लिए वो भी आइडेंटिटी 0 है, तो हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से H का तत्समक वही G का तत्समक होगा, यानी किसी एक का भी दे दे तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा अपने। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसी थ्योरम की, H किसी अवयव A का प्रतिलोम, यानी इन्वर्स की बात हो रही है, H किसी प्रतिलोम H का इन्वर्स, वही अवयव G का भी A का प्रतिलोम होगा। मतलब अगर A में किसी A का प्रतिलोम A इन्वर्स है, तो वही A का प्रतिलोम A इन्वर्स G के लिए भी होगा। और इसे हम समझ भी सकते हैं
जैसे रियल नंबर में मैंने 2 का प्रतिलोम ले लिया, तो 2 का प्रतिलोम 1/2 प्लस के लिए है ना, प्लस के लिए -2 है ना, 2 का प्रतिलोम प्लस के लिए -2, ठीक है। तो आगे आइडेंटिटी एलिमेंट, ये किसके था, रियल के लिए। और ऐसे ही मैंने जेड प्लस के लिए लिया, तो जेड प्लस के लिए 2 का प्रतिलोम क्या होगा, तब भी -2 ही होगा, तभी तो आइडेंटिटी आएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही बात कह रहा है ये, अगर ए का प्रतिलोम, यदि ए का प्रतिलोम वही होगा जो जी के प्रतिलोम में होगा, देखो ए और जी दोनों के प्रतिलोम वही आ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात है इसमें, एच किसी अवयव की ए की कोटि वही होगी जो जी की कोटि होगी। हम कोटि निकालना सीख भी चुके हैं, बिल्कुल वही का वही आएगा। तो ये तीनों कंडीशन हमें स्टार मार्क करके ध्यान रखनी है ना। नेक्स्ट बात आती है, यदि किसी समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा, उपसमूह की अब डेफिनेशन कब हो सकता है, तो ये कुछ कंडीशन है, इसे देखिए आप, इस वाली को क्या है, ए एच में, बी बी एच में, तो ए बी इनवर्स जो आएगा वो भी किस में रहेगा, एच में, है ना। तो इसे तो जब क्वेश्चन करेंगे तब लगाएंगे, अभी आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिए कि ए अगर एच में होगा, बी अगर एच में होगा, तो ए बी इनवर्स रहेगा वो भी एच में होना चाहिए। अगर इसी कंडीशन को फॉलो कर दिया, इस कंडीशन को फॉलो कर दिया, तब तो हम उसको सीधा ही कह देंगे, हमें इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आइडेंटिटी है या नहीं है, या कॉम्प्लेक्स का पार्ट है कि नहीं है, उसमें इंड्यूस संक्रिया है नहीं है। अगर ये भी काम हो गया तो हम सीधा एच को कह देंगे कि वो किसका भी प्रतिलोम है, जी का प्रतिलोम, जी का सब ग्रुप है, उपसमूह है, ठीक। इसका ही एक नोटेबल पॉइंट है, स्टार पॉइंट भी कहते हैं, कॉलोनरी। यदि किसी ग्रुप जी कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच एक उपसमुच्चय होगा, कब, जब H इनवर्स H इंटू H इनवर्स बराबर H आएगा, ठीक है। ये किसके लिए, जी का कोई अरिक्त समुच्चय H के लिए। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात। तो इस स्लाइड की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी या थ्योरम नंबर 3, ठीक है। किसी ग्रुप जी का अरिक्त परिमित उपसमुच्चय H, उपसमुच्चय है ना H, एक उपसमूह होगा, कब होगा, यदि और केवल यदि, अगर परिमित उपसमुच्चय H है तो एक उपसमूह होगा। उपसमूह के लिए क्या कंडीशन, परिमित वालों के लिए, कि A अगर H में है, B भी H में है, तो A इंटू B भी H में होगा, है ना। A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दैट इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। काफ़ी सीधी सी कंडीशन है, बस ध्यान क्या रखना है कि परिमित हो, फाइनाइट सब ग्रुप, तब एक फाइनाइट सबसेट, तब एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच और ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक। इसी का एक नोटेबल पॉइंट है, स्पेशल नोट क्या है, किसी ग्रुप जी का कोई अरिक्त परिमित उपसमुच्चय H एक उपसमूह होगा, यदि और केवल यदि H इंटू एच, दोनों ही उसमें H इंटू एच क्या आ जाए, H आ जाए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यदि H एंड के प्रॉपर्टी 4 है ना, यदि H एंड के किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुप है ना, दो उपग्रुप सब ग्रुप है, तो ये उपसमूह, ये समूह है ना, उपग्रुप सब ग्रुप भी कैसे लिख दिया हिंदी में, H के भी जी का उपग्रुप होगा, यदि कब, तब H के इंटू के एच। अब देखिए ये वाला रूल हम जानते हैं, एक बार कंप्लीट पढ़ते हैं। यदि H और K किसी ग्रुप G के दो उपग्रुप हों, तब H के भी G का उपग्रुप होगा, यदि और केवल यदि, कब, जबकि H के इक्वल टू KH, है ना, क्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय में हो, कम्यूटेटिव हो। अगर कम्यूटेटिव होंगे तब वो भी क्या हो, H के क्या होगा, उपग्रुप होगा, उप समूह होगा। इंपॉर्टेंट आ गई अब P5, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं।
अच्छे से देखना, यदि जी क्या है, जी का अवयव ए है, ठीक है, एन कोटि का एक चक्रीय साइक्लिक, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसको, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप है। साथ ही एच क्या है, ए की पावर पी। अब देखिए ए और ए की पावर पी है ना, इसमें क्या रिलेशन है कि ये ए और ए की पावर पी इसका जनरेटर है, जनक है ना, लास्ट क्लास में हम कर चुके थे। जी का n/d कोटि का चक्रीय ग्रुप होगा, यानी जो एच है ना वो कौन सी कोटि का निकला, अगर जी n कोटि का है तो जो एच रहेगा वो किस कोटि का रहेगा, n/d है ना, n/d। और d की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, d की वैल्यू आएगी n और p का मसफ है ना, n तो ऊपर दे ही रखा है, p नीचे दे रखा है, तो d कैसे निकालेंगे, d निकालेंगे n व p का मसफ, HCF निकालना है। HCF किस का, n और p का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि g की क्या दे देगा, वो कोटि दे देगा आपको, जैसे g की कोटि दे दी उसने 12, क्या दे दी, g की कोटि 12, तो n बराबर क्या हो गया अपना 12, ठीक है। और a की पावर p, तो a की पावर p उसने दे दिया 6 या 3 ले लिया, क्या ले लिया, p ले लिया हमने 6, ठीक है। तो अब वो कहेगा कि h की कोटि बताइए, तो h की कोटि के लिए क्या करेंगे, n और p दोनों गिवन है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, HCF। तो HCF हम जानते हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना क्या आ जाएगा, d बराबर 6, तो d क्या हो जाएगी, h की कोटि हो जाएगी। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, किस प्रॉपर्टी पे, इस पे, इसको याद रखिए अच्छे से, तो ये डायरेक्ट बेसिक प्रॉपर्टी पूछा जाता है। अब जो दो प्रॉपर्टियाँ हैं P6 P7, इस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें देख लेते हैं एक बार। किसी ग्रुप G के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन G का एक उपसमूह होता है ना, इंटरसेक्शन की बात आएगी तो वो भी उसका क्या रहेगा, G का उपसमूह रहेगा। समझ भी सकते हैं, बिल्कुल आसानी से देख भी सकते हैं कि H ही क्या है, उपसमूह है, ये H1 भी उपसमूह है, H2 भी उपसमूह है, तो इनका कॉमन पोर्शन, तो वो भी तो उपसमूह ही होगा, है ना। तो काफ़ी और स्टेटमेंट में वो उलझा देता है, तो इसलिए ध्यान भी रखना, H और H1 क्या है, G के उपसमूह है, तो H इंटरसेक्शन H2 भी उपसमूह होगा, ठीक है। नेक्स्ट P7, दो उपसमूहों का संघ अनिवार्य रूप से उपसमूह हो भी सकता है और नहीं, है ना, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, दो उपसमूहों का संघ अनिवार्य रूप से उपसमूह हो भी सकता है नहीं, है ना। अब देखते हैं कब हो सकता है, तो एक कंडीशन दे रखी है, केवल एक कंडीशन में हो सकता है, कब, जब एक H1 H2 का सबसेट हो और H2 H1 का सबसेट हो, है ना। अब इसका तो मतलब ये हो गया कि H1 क्या हो गया, H2 के बराबर हो गया, तभी इनका क्या होगा, यूनियन उपसमूह होगा। अब केवल और केवल एक कंडीशन है ना, H1 = H2, तभी वो क्या होगा, एक उपसमूह होगा, सब ग्रुप होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तो नहीं, काफ़ी बढ़िया। और एक जो प्रॉपर्टी 5 है वो हमें याद रखनी है, बेसिक तो सारी है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इन दोनों पे पूछे जाते हैं, तो ये दोनों भी याद रखने, ठीक है। इन दोनों की कम कह सकते हैं कि ये दोनों कम पूछी जाती है, पर बाकी ये P5 P6 P7 अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट सब ग्रुप हो गया। अब कोसेट की बात कर लेते हैं, कोसेट क्या होते हैं और उनकी थ्योरी किस प्रकार है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना सहसमुच्चय, कोसेट सहसमुच्चय है ना, इसको कई जगह सहकुलक भी लिखा हुआ है, पर सहसमुच्चय कोसेट से आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कोसेट ही देखिए। यदि H, डेफिनेशन है इसकी परिभाषा, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है, उपग्रुप है, तो A क्या है, G में है, तो जो डेफिनेशन निकल के आती है उसे देखिए, A × H क्या है, ये A × H इज इक्वल टू AH, H कौन सा है, H किस में, ये जो उसके उपसमूह में होगा, तब एक GH का एक वाम सहसमुच्चय कहलाएगा, लेफ्ट कोसेट, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, फिर समझते हैं क्या है। ऐसे ही कहलाता है, तथा H × A, अब ये
लेफ्ट राइट साइड में हो रहा है ना, राइट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका कौन सा कहलाएगा, H बिलोंग्स टू H, G में H का दक्षिण यानी राइट कोसेट कहलाता है। ठीक है, कोसेट से अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा समझना, बस हल्का सा देख लेना कि जेड है अपने पास, है ना, जेड प्लस ये क्या है इसका, ये ग्रुप है अपना, है ही सही, ठीक है ना। अब इसका सबसेट बनाना है, कोसेट बनाना है। कोसेट लिया मैंने 3z, इसका क्या हो गया कोसेट। अब जो भी नंबर मुझे जेड है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इसके मैं 3 कोसेट बना सकता हूँ। कौन कौन से, एक हो जाता है, 3 कैसे बनाएंगे वो पहले इसको देख लेते हैं, नोटेबल पॉइंट को, है ना। तो ये समझने वाली बात इतनी थी कि 3 से मैंने कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड, है ना। ये जेड 3 से कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड, ठीक है। अब देखते हैं आगे की प्रॉपर्टी क्या है। सामान्यतः देखिए जो लेफ्ट कोसेट होता है, ये क्या है इसका, लेफ्ट कोसेट डज नॉट इक्वल टू राइट कोसेट, है ना। सामान्यतः ये वाली बात होती है। उसका जो लेफ्ट कोसेट है, द्वाम ससमुच्चय लेफ्ट कोसेट इज डज नॉट इक्वल टू राइट कोसेट। पर अगर आबेली है, और आबेली में हम जानते हैं क्या होता है, क्रमवेली में था आबेलियन, तब ये कंडीशन AH इक्वल टू HA होता है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, जैसा कि चल रहा है, ठीक है। यदि ग्रुप संक्रिया G की संक्रिया योग से, है ना, G की संक्रिया योग से, अब G की कोई संक्रिया होगी उसको योग से व्यक्त किया जाता है, तो तब उसके जो कोसेट है उनको कैसे लिखेंगे, A प्लस H, H प्लस A, यानी लेफ्ट वाले में लेफ्ट साइड ऐड कर देंगे, राइट वाले में राइट साइड। अब ठीक वैसे ही मैंने ये बताया आपको। अब ये Z प्लस है, Z प्लस क्या है, ग्रुप है, ग्रुप का क्या ले लिया हमने, 3 कोसेट बनाया, मतलब 3Z एक कोसेट बनाया। तो कौन कौन से कोसेट निकल के आएंगे, देखिए एक तो आएगा इससे, Z3 है ना, 3 से कम ले लीजिए, पहला आ गया H, है ना, पहला तो H। अब H ये Z किस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड, तो 1 प्लस H और 2 प्लस H, इसके क्या निकल के आएंगे, ये कोसेट है ना। क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप डेफिनेशन पे फोकस करें। कोसेट क्या होता है, कोसेट एक तरीके से A इंटू H है, और उसको वाम यानी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट, राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट, राइट को दक्षिण और लेफ्ट को वाम ससमुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातचीत करते हैं। कोसेट ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स। तो अब देख लेते हैं हम ससमुच्चय के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स वगैरह, अलग अलग नाम से अलग अलग बुक में लिखे हुए हैं, तो हम इसको थ्योरम्स के नाम से पढ़ते हैं। पहली थ्योरम, थ्योरम्स ऑफ कोसेट, कोसेट की थ्योरम। पहली जो थ्योरम है, यदि H किसी ग्रुप G का एक उप ग्रुप है ना, उप समुच्चय, सॉरी उप समूह, ठीक, तथा A बिलोंग्स टू G, तब A बिलोंग्स टू AH होगा, A बिलोंग्स टू AH तथा A बिलोंग्स टू AH, यानी अगर राइट में मल्टीप्लाई होगा तब भी वो उसी को बिलोंग करेगा, और लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा तब भी वो उसी को करेगा। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट, ठीक है ना। क्या है, A एलिमेंट है किसका, G का, तो A को मल्टीप्लाई करने पर A भी किस में बिलोंग्स हो जाएगा, H में, उसके उप समुच्चय में, ठीक। इस तरह के कोसेट बनते हैं। तो थ्योरम नंबर 2, यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप हो तो G H के सभी वाम यानी ये तो हो गए अपने लेफ्ट और ये राइट, सभी, है ना, सभी ससमुच्चयों के संघ के बराबर होता है, ससमुच्चयों के संघ, यूनियन के बराबर होता है, ठीक है। और यूनियन को कैसे लिख सकते हैं, तो यूनियन को U, देखिए ये इसके क्या हुए, सारे ससमुच्चय हो गए जो कि वाम वाले लेफ्ट कोसेट हैं। लेफ्ट कोसेट का सारा यूनियन किसके बराबर आ जाता है, G के बराबर। और ऐसे ही राइट कोसेट का सारा यूनियन किसके बराबर आ जाता है, G के बराबर। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने Z लिया था, Z प्लस, और इसके कोसेट बनाए थे 3Z में। 3Z में बना था एक तो
H+1 और H+2। अब इन तीनों का यूनियन करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो 3Z है ना, और 3Z से Z ही मिल जाएगा। इस तरीके से अगर लेफ्ट में होगा, राइट में होगा तो राइट में यूनियन कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट हो गया। किसी उपसमुच्चय उपग्रुप के कोई दो वाम सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते या असंयुक्त, है ना, या तो वो जुड़े हुए रहेंगे सर्वसम यानी HA बराबर H, है ना, इस तरीके से, यानी वो उसी के बराबर, या फिर असंयुक्त, है ना, उनके बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कॉमन नहीं आएगा। ठीक, क्या है, किसी उपग्रुप के कोई दो वाम या दक्षिण, वाम यानी लेफ्ट एंड राइट, कोई से भी दो क्या लेंगे कोसेट, तो वो है सर्वसम होंगे या असंयुक्त डिस्जॉइंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम इंपॉर्टेंट, यदि H G का एक परिमित उपग्रुप है, परिमित उपग्रुप, सब ग्रुप, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ A को मल्टीप्लाई कर दिया जो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ H के ऑर्डर ऑफ लेफ्ट के, यानी लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट और खुद उस H का सब ग्रुप जो भी ऑर्डर आता है, तीनों का ऑर्डर क्या रहता है, बराबर रहता है, ऑर्डर नहीं बदलता है ना, अगर परिमित होगा तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गई। अगर किसी एक का ऑर्डर वो दे देगा और दूसरा वो पूछ लेता है कि ऑर्डर ऑफ AH बताइए, ऑर्डर ऑफ AH 5 है तो ऑर्डर ऑफ AH क्या होगा, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ AH है वही ऑर्डर ऑफ AH ऑर्डर ऑफ HA होगा। लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर भी वही होगा, राइट कोसेट का ऑर्डर भी वही होगा। ठीक है। आज का इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक, एक और थ्योरम, लाग्रांजे प्रमेय, लाग्रांजे थ्योरम क्या होती है। देखिए, किसी परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह, यहाँ भी वही बात हो रही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की है, कि परिमित समूह, फाइनाइट समूह दे रखा है, फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक उपसमूह, प्रत्येक हर उपसमूह है ना की कोटि, समूह की कोटि का भाजक होती है। यानी जो समूह होता है, समूह G, G की कोटि जो भी निकलेगी ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G भाजक होती है, किसकी भाजक होती है, उस उपसमूह की। तो उपसमूह क्या लिया है, H, तो H की कोटि क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, यानी ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो इसे अर्थात ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G, इज डिवाइजर ऑफ, यानी ऑर्डर ऑफ H और H की कोटि हमेशा डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ G को, G की कोटि को। और कैसे डिवाइड करेगी, पूरी बार। तो ये थ्योरम क्वेश्चन आंसर में लगाकर पूछी जाती है, हम भी करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो ही जाता है अगर ग्रुप में से आना हो तो। यदि अभाज्य कोटि के समूह का कोई उचित उप समूह नहीं होता, बस इसी लाग्रांज थ्योरम को अगर आप देखें तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ H यानी H की कोटि किसको पूरी बार डिवाइड करेगी, ऑर्डर ऑफ G को। तो ऑर्डर ऑफ H ही अगर अभाज्य, ऑर्डर ऑफ G अभाज्य होगा तो उसे डिवाइड करने वाला तो केवल दो ही ग्रुप रहेंगे, या तो वो G या फिर E। तो फिर क्या हो गया, उसके केवल दो ही समुच्चय, और दो समुच्चय हम जानते हैं कि अनुचित है, ये दो समुच्चय रहने पर अनुचित उपसमूह कहते हैं। तो इस प्रकार उसके इम्प्रॉपर, कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलते, है ना। तो साथियों, ये थी आज की कंप्लीट थ्योरी। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत बोरिंग सी लगी हो, क्योंकि पहली बार देखते हैं तो थोड़ा लगता है, और आप इसे कहानियों के तौर पे एक तरीके से यूँ मान लीजिए, एक रिदम के तौर पे याद रखिए। ग्रुप के 3 एग्जाम्स के बाद एबेलियन में फिर जोड़ दिया, इसके बाद एबेलियन से निकल के आया अपना जो साइक्लिक ग्रुप में ग्रुप की प्रॉपर्टी भी होगी और साथ ही उसके आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इस तरीके से एक कहानी के तौर पे पूरी थ्योरी को 4-5 बार पढ़ेंगे, तब आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के साथ पेपर में और भी अच्छा लगता है, कब, जब हम वहाँ एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट देखो हमको याद आता है कि ये तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ना पेन उठाया ना कॉपी उठाई, केवल मेमोराइजेशन पर याद है। तो इस तरीके, और टाइम सेविंग तो हमारे लिए होता ही है, क्योंकि टाइम कहीं ना कहीं कमी तो पड़ती है, तो ये वाला टॉपिक उस जगह बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पे इसी की आगे की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें, अपने साथियों तक भेजें। थैंक यू।